तो सुप्रभात बच्चों, आप लोगों के बीच मैं आज एक खास विषय को लेकर आया हूँ। जैसे कि बहुत सारे बच्चे हैं, उनका एक ही सवाल होता है, सर फिजिक्स में एनर्जी के बारे में तो एक डेफिनेशन वगैरह बताया गया है, वो तो समझ में आता है, बट एक्चुअली सर ये आत्मा वाला कहानी क्या है और ये एक्चुअली एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, अगर करता है तो सर क्या है। क्योंकि हम सभी जब बड़े होते हैं तो आत्मा के बारे में कम बेसी सभी सुनते हैं, बट ये है नहीं है क्या है। और बहुत लोग ऐसे हैं कि जब अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर लेते हैं, या बहुत ऐसे लोग होते हैं जब अपने जीवन नाकामयाब हो जाते हैं, तो एक ग्रंथ है जिसका नाम गीता है, तो उसको पढ़ने का कोशिश करते हैं, उसको जानने का कोशिश करते हैं। तो हालांकि मैं यही बोलूँगा, जो लोग भी गीता पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं तो उनको जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसमें सब कुछ लिखा है। भगवान कृष्ण उसमें बोलते हैं कि मैं मुझ में भी हूँ, तुझ में भी हूँ, कण कण में हूँ। तो ये कैसे हो सकता है? अगर भगवान कोई आकृति है या कोई इंसान है, अगर कुछ है, तो हर कण में कैसे हो सकते हैं? वो बोलते हैं कि मैंने खाने के दाने में भी मैं हूँ। तो कैसे ही हो सकता? मैं आप लोगों को आज बताऊंगा कि ये भगवान मैं यानी किसके बारे में संबोधित कर रहा है। भगवान क्या है? भगवान यानी सुपर एनर्जी, परमात्मा। परमात्मा होता है, और इस दुनिया को जो चला रहा है वो परमात्मा से निकली हुई छोटी छोटी आत्माएं, जिसको हम एनर्जी बोल सकते हैं। मैं यानी ऊर्जा। भगवान कृष्ण मैं किसको संबोधित करते हैं? एनर्जी को। अब आप ऐसे सोचिए कि ये कण-कण में ऊर्जा वाला कहानी क्या है? फिजिक्स इसको बताता है कि हर एक एटम के अंदर एनर्जी होता है। हर एक एटम के अंदर एनर्जी, न्यूक्लियस एनर्जी, सबको पता है कि न्यूक्लियस के अंदर एनर्जी होता है। जैसे हम लोगों को बहुत लोग जो हमारा वीडियो आज देख पाएंगे, तो उनको मैं बता देना चाहता हूँ, उनको जैसे एटम या अणु, परमाणु, ये सब क्या है उनको आइडिया नहीं है। मैं थोड़ा सा उन लोगों को बताने का कोशिश करता हूँ क्या है। जैसे अगर हम बोले कि हम ये टेबल, ये चेयर और ये पूरी दुनिया, जैसे मैटर, पदार्थ जिसको हम लोग बोलते हैं, तो हर एक वस्तु छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। तो छोटे से कण को क्या बोलते हैं? तो साइंस भी मानता है, हम भी मानते हैं, सभी मानते हैं, उस छोटे से कण को हम लोग बोलते हैं एटम। उस छोटे से कण को हम लोग बोलते हैं एटम। और इसे अगर हिंदी में बोलने का कोशिश करें तो इसे हम लोग बोले परमाणु। बहुत लोग एटम मतलब अणु समझते हैं, पर बाबू एटम का मतलब अणु नहीं होता है। एटम का मतलब परमाणु होता है। और मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है? मॉलिक्यूल का मतलब होता है अणु। ये चीजों को आपको जानना पड़ेगा। एटम को बोलते हैं परमाणु और मॉलिक्यूल को बोलते हैं अणु। अब ये एटम क्या होता है? हर एक वस्तु का एक छोटा सा कण होता है। कोई भी वस्तु छोटे से कण से बना है, उस कण का नाम है एटम। एटम के अंदर में एक न्यूक्लियस होता है। इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। ये साइंस ने खोज लिया है, माने ये कोई अंधविश्वास नहीं। मैं आपको बताऊंगा कि गीता में भगवान कृष्ण ने जो बोला है, उसको अगर मैं एक बार साइंस के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा तो क्या होगा। जैसे देखिए, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये न्यूक्लियस के अंदर में रहता है, और बाहर में होता है इलेक्ट्रॉन। बाहर में क्या रहता है? इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो ऐसा साइंस मानता है कि दुनिया का सबसे ताकतवर एनर्जी होता है ये जो न्यूक्लियस का एनर्जी होता है। ये दुनिया का सबसे ताकतवर एनर्जी है। प्रकृति का नियम है कि जिसको ज्यादा ताकत देता है ना, उसका दायरा छोटा कर देता है। इसका दायरा बहुत छोटा है, इधर का चीजों को ये नहीं अट्रैक्ट कर पाएगा। इसका एक रेंज है, थोड़े से रेंज में इसका शक्ति काम करता है, पर बहुत जोरदार शक्ति है। इसी से आप लोग अनुमान लगाइए, जैसे हम बोलते हैं ना एटम बम, यानी बहुत परमाणु बम। एटम बम, एटम और परमाणु बम। तो देखिए, हम अभी आप लोगों को क्या बोले? एटम और परमाणु, बात मैच कर रहा। तो आप लोगों को पता होगा कि जापान में नागासाकी, हिरोशिमा पर अमेरिका ने बम गिराया था, और उस बम को हम लोग, जैसे हर किसी को पता है कि परमाणु बम बोलते हैं। उस परमाणु बम से बहुत सारे लोग मारे गए, और ऐसा माना जाता है कि आज भी वहां के बच्चे जो होते हैं लूले लंगड़े पैदा होते हैं, और उनकी हड्डियां कमजोर होती है। नागासाकी और हिरोशिमा के आसपास के, माने आज तक वहां एक इफेक्ट देखा जाता है। बहुत पुरानी घटना है। जब वहां बम गिराया गया था तो बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो
वो अलग विषय है, मैं परमाणु बम के बारे में डिटेल्स में दूसरे क्लास में समझाऊंगा, पहले आप लोग ये जान लीजिए। तो उसमें क्या था, जैसे एटम बम में यूरेनियम हम लोग यूज करते हैं, तो यूरेनियम का अगर हम बात करें कि क्या होता है, तो यह एक पदार्थ है, एक तरह का एलिमेंट है। अगर हम ऐसे समझाएं आप लोगों को समझने के लिए, अगर 2 से 2.5 या 3 केजी अगर यूरेनियम जुगाड़ लेते हैं ना, तो आपके पास उस एनर्जी, उस 2.5 और 3 केजी से आप एक बाइक खरीद लीजिए, उसे जीवन भर चलाते रहेंगे, पेट्रोल भरने का जरूरत नहीं पड़ेगा, इतना एनर्जी होता है उसमें। तो यहां पर अगर हम बात करेंगे, उसी तरह से मैं एक छोटा सा अणु का बात करता हूं, जिसे एटम बोलते हैं, अणु। तो एटम के अंदर ये न्यूक्लियस होता है। इस न्यूक्लियस के अंदर में हम लोग जो देख पाते हैं कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन रहता है, और यहाँ न्यूक्लियस की एनर्जी बहुत, दुनिया का ताकतवर शक्ति इसको मानते हैं, और ग्रेविटी को कमजोर ताकत मानते हैं, कमजोर बल कहते हैं। तो ग्रेविटी क्या है, वह भी एक, उसके अंदर भी एक बल है, बट उसका दायरा बहुत ज्यादा है। तो जिसे शक्ति कम दिया उसका दायरा बढ़ा दिया, और जिसे शक्ति दिया उसका दायरा कम कर दिया। यही प्रकृति का नियम है। अगर आपके पास शक्ति बहुत ज्यादा हो और दायरा ज्यादा हो, तो आप तो अपने शक्ति का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए ये जो आप देख पा रहे हैं, यहाँ जो है न्यूक्लियस एनर्जी, मैं आप लोगों को आज ऊर्जा के बारे में बताऊंगा, और मैं बताऊंगा कि ऊर्जा जो है, ऊर्जा और आत्मा में दोनों में सिमिलरिटी क्या है, और जो भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं कि मैं मुझ में भी हूं, तुझ में भी हूं, कण कण में हूं, वो कैसे सत्य है, साइंस के नजरिए से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो ये एटम न्यूक्लियस आप लोग समझ गए, और छोटे छोटे एटम से मिलकर, बहुत सारे एटम से मिलकर क्या होता है कि मॉलिक्यूल बनता है। अब ये ग्रुप ऑफ एटम को हम लोग क्या बोल सकते हैं, मॉलिक्यूल। ग्रुप ऑफ एटम को हम लोग क्या बोल सकते हैं, मॉलिक्यूल। ठीक है, तो यहां पर हमें ये समझ में आया कि एटम और मॉलिक्यूल क्या होता है। अब ये जो मॉलिक्यूल है ना, ये कंपाउंड बनाता है, ये मॉलिक्यूल है। कंपाउंड और मॉलिक्यूल, जैसे अगर हम बताने का कोशिश करें तो ये मॉलिक्यूल और कंपाउंड्स मिलकर ही मैटर बनता है। जैसे कोई भी, जैसे ये, जैसे अगर हम बात करें इस चेयर का, बात करें प्लास्टिक का चेयर है, ये तो कार्बन से बना है। तो कार्बन एटम वो क्या होता है, पॉलीमर बनाता है, कार्बन का चैन बनता है, उस कार्बन से हम ये प्लास्टिक का चेयर देख पा रहे हैं। जैसे अगर हम बोलेंगे लोहा का, ये खिड़की है जैसे लोहे का, तो लोहे का है, तो आयरन जो होता है Fe एटम है, और बहुत सारे एटम मिलकर ये लोहे के एक स्ट्रक्चर को हम लोग बना पाते हैं। तो अब देखिए मैं ये समझाऊंगा कैसे हर एक ऑब्जेक्ट, अगर हम लोग बात करें इंसान का, ह्यूमन का, तो अगर लिविंग बॉडी का अगर हम बात करते हैं, तो लिविंग बॉडी का बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर लिविंग बॉडी किस चीजों से बना है। नॉर्मल हम अगर बात करते हैं, एक छोटा सा अंडा, एक छोटा सा एग, ये एक बड़ा होता है, एक बड़ा होता है, ये क्या होता है, डिवाइड होता है, एक नया 2 एग में डिवाइड होगा, और इस तरह से ये और 2 एग में डिवाइड होगा। इस तरह से एग का डिवीजन होता है, और ये एग जब डिवाइड होगा तो इसको डिवाइड होने के लिए कुछ मटेरियल का जरूरत पड़ता है लिविंग बॉडी में। उस मटेरियल का नाम क्या है, जिसे हम लोग बोलते हैं फूड। तो फूड में हम क्या क्या लेते हैं, फूड का अगर हम बात करते हैं तो फूड में हमें क्या क्या लेते हैं, मुख्य भोजन हमारा ये है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। दूसरा अगर बात करेंगे तो क्या करेंगे, प्रोटीन। तीसरा अगर बात करेंगे तो किसका बात करेंगे, विटामिन्स। देखिए कार्बोहाइड्रेट हमें क्या देता है, एनर्जी देता है। क्या देता है, एनर्जी देता है। प्रोटीन क्या होता है, इसे हम लोग बॉडी बिल्डिंग फूड बोलते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड। क्या बोलते हैं इसे, बॉडी बिल्डिंग फूड। और ये क्या होता है, प्रोटेक्टिव फूड होता है, जो हमें प्रोटेक्ट करता है। तो मैं आप लोगों को पहले क्या करता हूं, जो नए हैं, जिन्हें कुछ आइडिया नहीं, उन्हें थोड़ा सा मैं इन चीजों को कनेक्ट करके मैं एक शरीर कैसे बनता है वहां तक पहुंचा रहा हूं। तो ये कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है। कार्बोहाइड्रेट कहां से मिलता है बाबू, राइस से। एक चावल सभी लोग कम बेसी रोज ही खाते हैं। तो इस राइस के अंदर में होता है क्या, स्टार्च। स्टार्च क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का ही एक पार्ट है, मतलब एक ग्रुप है। इस स्टार्च को जब हम लोग गर्म कर देते हैं, खाना पकाते हैं ना, कच्चे चावल खा लेते तो क्या दिक्कत है, पचेगा नहीं।
क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हो जाता है, इसलिए इसको गर्म करते हैं। गर्म करते हैं तो ये टूट जाता है, किसमें? ग्लूकोज में। किसमें टूटता है? ग्लूकोज में। और इस ग्लूकोज को जब हम लोग लेते हैं तो हमें एनर्जी मिलता है। मैं अब आप लोगों को ये वाला पार्ट अगर क्लियर हो गया तो मैं ग्लूकोज के माध्यम से बताता हूं कि हम कैसे एनर्जी से जीवित हैं और एनर्जी हमें कहां से मिलता है। हमारा जो परमात्मा है हमें एनर्जी प्रोवाइड कराता है। आत्मा जो होता है परमात्मा से निकला हुआ यानी सुपर एनर्जी से निकला हुआ एक एनर्जी का ही अंश होता है। देखिए मैं आप लोगों को समझाता हूं। यहां तक अगर आप चावल खाए, चावल से क्या मिला? ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। ये आपका ग्लूकोज का फॉर्मूला है। ग्लूकोज जब हम लोग खा लेते हैं तो सांस भी तो लेते हैं ना, नाक बंद कर दोगे सांस नहीं लोगे, 10 मिनट में कहानी खत्म। तो इसलिए क्या होगा, हमें ऑक्सीजन भी चाहिए। ऑक्सीजन मिल गया। अभी ऑक्सीजन का काम क्या है? ये ऑक्सीजन जो आप ग्लूकोज खाए हैं उसके कांटेक्ट में आता है, और जब उसके कांटेक्ट में आएगा तो यहां पर बनेगा CO2। CO2 आप लोग नाक से धुआं छोड़ते रहते हैं, सबको पता है। कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा चीज क्या बनेगा? वाटर, H2O, सबको पता है। H2O यानी वाटर, पानी। और तीसरा जो महत्वपूर्ण चीज बनेगा वो बनता है ATP। ATP मैं यही बताता हूं, ये जो ATP है यही आत्मा है। ये ATP ही, क्योंकि ATP में ही एनर्जी स्टोर रहता है। इस ATP को हम लोग बोल सकते हैं ये सोर्स ऑफ एनर्जी है। यही ऊर्जा के मदद से हम लोग चल पाते हैं, बोल पाते हैं, रह पाते हैं, जो भी। तो अगर हम इस ऑक्सीजन के सप्लाई को बंद कर दें तो ये ग्लूकोज टूटना बंद हो जाएगा, और ग्लूकोज टूटना बंद हो जाएगा तो ATP निकलना बंद हो जाएगा, और ATP निकलना बंद हो जाएगा तो 10 मिनट में ऊर्जा के अभाव में आपका गाड़ी बंद हो जाएगा। मैंने कहानी खत्म, डेथ, मृत्यु। ठीक है। अब हम बात करेंगे ये एनर्जी कैसे परमात्मा ने हमारे तक पहुंचाया है। सुपर एनर्जी को कैसे सुपर एनर्जी ने इस एनर्जी को हमारे तक कैसे पहुंचाया है। ध्यान से देखोगे, ये वाला पार्ट अगर हो गया तो नेक्स्ट पार्ट में जाओ। देखो ये राइस कहां से आता है, पहले उसका पता लगाते हैं। तो भगवान तो इसी में एनर्जी डाले होंगे, तभी ना इसको खाए हो तो ग्लूकोज टूटा है तो ये एनर्जी मिला है। तो भगवान इसी में एनर्जी को डाल दिए हैं। कहां से? इसी में डाले हैं, इस राइस में। अब देखो मैं कैसे बताता हूं कि राइस कहां से आया है। राइस कहां से आया है मैं ये आप लोगों को बताता हूं। ठीक है, लिबे नहीं करोगे। राइस कहां से आया है? देखो ये है प्लांट, सबको पता है। पेड़ नहीं होता तो हम नहीं होते। ये प्लांट है। प्लांट को चाहिए CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या चाहिए? पानी। वो कहां से मिलता है? नीचे से मिल जाता है, रूट से। रूट से पानी पहुंच गया, कहां पहुंचा? लीफ तक। और इसको और क्या चाहिए? धूप। धूप में प्लांट, सबको पता है प्लांट को धूप चाहिए। हमारा जो सुपर एनर्जी जो है यही है। हमारा भगवान जो है ना, एक बड़ा सा ऊर्जा का सोर्स यही छोड़ दिए हैं, और वहीं से एनर्जी को भेजते रहते हैं, जिससे हर लिविंग चीज जिंदा है। देखो कैसे, यहां से पहुंच गया CO2, यहां से पहुंच गया H2O। बाबू ग्लूकोज टूटा था तो क्या बना था? CO2 और H2O। अब देखो ये CO2 और H2O जुड़ेगा, क्या होगा? जुड़ेगा। ये दोनों जुड़ने के बाद क्या बनाएगा? वहां से एनर्जी लेने के बाद, धूप लेने के बाद ये दोनों जुड़ जाएगा, और जुड़ के बनाएगा C6H12O6। ये क्या है? ग्लूकोज है। ये ग्लूकोज है। अब बोलोगे सर यहाँ तो ग्लूकोज बना, आप तो वहां बोले थे राइस में स्टार्च होता है। तो हाँ बाबू, ग्लूकोज ही कॉन्सेंट्रेट होकर बन जाता है स्टार्च। और ये स्टार्च किस में स्टोर रहता है? मान लो राइस खाए हो तो राइस में स्टोर है, आलू खाए हो तो आलू में स्टोर है। तो देखो भगवान हमारे लिए यहाँ पर सनलाइट के माध्यम से एनर्जी दिए। और लीफ के अंदर ये घटना घटता है तो लीफ में क्लोरोफिल होता है।
तो ये क्लोरोफिल क्या करता है, इस धूप को ट्रैप कर लेता है और इस धूप को लेके उस एनर्जी को जमा के ये दोनों को जोड़ने में मदद करता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों जुड़ के बना दिया ग्लूकोज, और ये ग्लूकोज किस में आ गया, राइस में, और राइस से फिर इसको खा लिया ये देखिए बचवा खा लिया इसको, ये बचवा क्या हुआ, इसको खा लिया, इसको एनर्जी मिल गया। ठीक है, ये राइस नहीं खाएगा ना तो कमजोर हो जाएगा, ढीला हो जाएगा, ऐसे ऐसे चलेगा। ठीक है, इसलिए राइस खाना बहुत जरूरी है। तो अब हम लोग यहां समझ गए इस राइस के अंदर मेनली क्या है, एनर्जी है, और ये एनर्जी क्या हुआ, इस बचवा के अंदर चला गया एनर्जी, और वो कूदने लगेगा। अब आज राइस खाया है, आज सारा दिन अपना ऊर्जा खत्म कर दिया, धुआं छोड़ दिया नाक से, पानी यूरिन से बाहर निकल गया, फिर उसको राइस चाहिए, तो दूसरे दिन क्या होगा, ये फिर राइस खाएगा। अगर हम उसको राइस सप्लाई बंद कर दे, खाना बंद कर दे, तो कुछ दिन बाद उसका कहानी खत्म हो जाएगा, सबको मालूम है। राइस के अलावा हमें ऑक्सीजन भी जरूरी है, क्यों, क्योंकि इसको तोड़ने के लिए हम लोग क्या देख रहे थे, ऑक्सीजन का जरूरत था। अगर किसी का नाक बंद कर दो, मुंह बंद कर दो, ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर दो, मर जाएगा। तो जिंदा कैसे है बाबू, एनर्जी पे जिंदा है। किस चीज पे, एटीपी पे। यहां बताए थे कि हम लोगों का CO2 प्लस H2O और प्लस हमारा यहाँ क्या बन रहा था, एटीपी, यही एनर्जी है। यानी हम बोल सकते हैं कि यही आत्मा है। अब बोलेगा कि सर आप तो बोले थे कि छोटे छोटे अणु में भी एनर्जी होता है, तो हाँ बाबू, ये क्या है, कार्बन है, ये क्या है, हाइड्रोजन है, ये है ऑक्सीजन। मतलब कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये तीन चीज तुम डेली खाते हो, तो इन्हीं चीजों में एनर्जी है जिसको आप ले पा रहे हो। यही जब टूटता है तो एनर्जी, ये जुड़ता है तो क्या होता है, एनर्जी ले लेता है, और टूटता है तो एनर्जी छोड़ देता है। तो एनर्जी कहां से लिया, सन से। अब बताओ, सूर्य का अगर हम पूजा करते हैं तो क्या गलत करते हैं, सूर्य नहीं रहता तो क्या होता, चल जाओ देखो, जहां सूर्य, जहां प्रकाश नहीं पहुंचता है, सब बर्फ बन गया है, सब कुछ जम गया, वहां इंसान का रहना मुश्किल है। तो जहां धूप वहां हम, जहां धूप नहीं वहां हम नहीं। एक मूवी आया था कोई मिल गया, उसमें एक जादू था, कुछ भी होता था बोलता था धूप, समझ गए। तो धूप कितना महत्वपूर्ण है। तुम्हारे अंदर भी यहाँ अगर क्लोरोफिल होता ना सर में, तो खाना खुद ही बना लेते, राइस खाने की जरूरत नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या समझे, हमारे लिए खाना कौन बनाता है, प्लांट। हमारे लिए खाना कौन बनाता है, प्लांट। और अरे वो बोल रहा है कि खाना मम्मी बनाती है, खाना मम्मी नहीं बनाती है बाबू, खाना कौन बनाता है, प्लांट। मम्मी तो खाना पकाती है, ये चावल को, राइस को पानी में डाल दी और बॉईल कर दिए तो पक गया। तो मम्मी खाना पकाती है और खाना बनाता कौन है, प्लांट। इसलिए पौधों का भी पूजा होता है। देखोगे जल डालते हैं हम लोग पेड़ पौधों में, जरूर डालना चाहिए। क्यों, क्योंकि खाना हमें कौन बना के देता है, प्लांट। तो ज्यादा महत्वपूर्ण होगा ना, उसी को काट रहा है सब आजकल। ठीक है, काट के लकड़ी बना ले रहा, बेड बना ले रहा, प्लांट नहीं रहेगा तो रहोगे ही नहीं। हाँ, और मम्मी क्या करती है, खाना पकाती है। और हम लोग बोलते हैं मम्मी खाना बनाती है, बोली तो गलत रहा है, तो सीखेगा भी गलत ही ना, ध्यान दो यहाँ। तो कहने का मतलब क्या है, अल्टीमेट इसको अगर हम फॉलो करें तो सब 100 बात एक ही बात कि यहाँ पे हमारा महत्वपूर्ण हो जाता है ग्लूकोज। क्या हो जाता है, हमारे लिए जरूरी हो जाता है ग्लूकोज। ठीक है, और ग्लूकोज कहां से आता है, प्लांट से। और प्लांट से जब ग्लूकोज आता है तो प्लांट को एनर्जी कहां से मिलता है, सन से। ठीक है, तो हम यहाँ 100 बात का एक बात एक सिंपल भाषा में बोले कि C6H12O6, इसी में एनर्जी है। तो ये एनर्जी कहां से लेता है, सन से। कहां से लेता है, देखो यहां से एनर्जी लिया था ये, और इसको हम लोग खाए थे। ठीक है, क्या खाए थे, ग्लूकोज खाए थे, और हमें एनर्जी मिला था। तो बोल सकते हैं कि बिना एनर्जी का इस दुनिया में कुछ नहीं चल सकता है। एनर्जी से सब कुछ भी वर्क करने वाला चीज है। जितना भी कोई चीज है जो कि फंक्शन, मतलब कुछ ना कुछ काम करता है, वर्क करता है। पड़ा है तो कोई बात नहीं, लेकिन जैसे ही अगर उसमें कुछ भी मूवमेंट या कुछ काम होगा तो समझ लो कि उसमें ऊर्जा का खपत होगा। पंखा चल रहा, स्विच ऑफ कर दो, एनर्जी जाना बंद, पंखा रुक जाएगा, टीवी बंद हो जाएगा। स्विच ऑफ करते टीवी बंद, स्विच ऑफ करते फ्रिज बंद, स्विच ऑफ करते ट्यूबलाइट बंद।
तो इस तरह से एनर्जी का महत्व हम लोग समझ गए। फिजिक्स में बोला जाता है कैपेसिटी टू डू वर्क, कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा बोलते हैं, समझ गए। तो अगर हमारे अंदर एनर्जी नहीं रहेगा तो हम काम नहीं कर सकते हैं। तो भगवान कृष्ण यही तो बोले हैं, ज्यादा थोड़ी बोले, वो तो यही बोले हैं कि मैं ही इस दुनिया को चला रहा हूं। तो क्या गलत है? और तो ये भी बोले कण कण में मैं हूं, छोटे छोटे कण में भी मैं हूं, मुझ में भी हूं, तुझ में भी हूं, हर कण में हूं। अरे हाँ यार, पत्थर भी है, सैंड भी है ना। अगर हम बात करें सैंड, बोलोगे पत्थर में है क्या भगवान? पूजा करता है सब, अरे पत्थर में नहीं है भगवान, देखो कैसे है। पत्थर को हम बोलेंगे सैंड, सैंड का फॉर्मूला क्या होता है? SiO2। तो सिलिकॉन, सिलिकॉन भी एटम है, इसका भी न्यूक्लियस है। सिलिकॉन का क्या न्यूक्लियस नहीं है? तो न्यूक्लियस है तो इसके पास तो एनर्जी है, तो एनर्जी है। और ऑक्सीजन तो है, जानते हो, बिना ऑक्सीजन का काम चलेगा ही नहीं, बिना ऑक्सीजन का काम चलेगा ही नहीं। तो ऑक्सीजन तो हमारे लिए तो जरूरी हो ही जा रहा है। तो बोलोगे कि पत्थर को सब पूछता, अरे पत्थर किस चीज से बना है? एटम से बना है, तो एटम के अंदर तो एनर्जी, हम लोग प्रूव कर लिया। अब मेरे बात को काटो, साइंस ही बोलता है कि हर एटम में एनर्जी है। तो कोई कोई बोलता है पत्थर पूछता, बेवकूफ है। अरे हम पत्थर थोड़ी पूछते हैं, हम तो एनर्जी को पूछते हैं। अब बड़ा सा पत्थर ले लिए, मंदिर वंदिर बना के ऐसे ढांचा दे दिए, तो हम पत्थर पूज रहे हैं, इसका मतलब हम बेवकूफ नहीं है। हम उस पत्थर के अंदर में उस एनर्जी का पूजा करते हैं जो एक जगह स्थिर है। एक पत्थर में एक एनर्जी स्टोर है और उस एनर्जी को हम पूजा करते रहते हैं। समझ में आया? हाँ, पूजा करने जाते हो तो तुम धूप दिखाते हो, दीप जलाते हो, तो अल्टीमेट उस जगह पे एनर्जी और ज्यादा हो जाएगा, गर्म हो जाएगा ना। तो गर्म होगा तो एनर्जी का, और मतलब मंदिर में क्या होता है, धूप जलते रहता है, दिया जलते, वहां जाओगे ना तो एक अलग तरह का एनर्जी तुम्हें महसूस होगा और तुम्हारा मन एकदम थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाएगा। समझ में आया? इसलिए मंदिर बहुत ही जरूरी है। हम यहाँ पर ये नहीं बताने का कोशिश कर रहे कि पूजा करो, धर्मबाजी करो, धर्मबाजी करने में नहीं बोल रहे। हम ये बता रहे कि अगर कोई पूजा करता है तो जाने अनजाने में एनर्जी का पूजा करता है। तो भैया एनर्जी ही सब कुछ है, एनर्जी का पूजा करो, क्या दिक्कत है? अब बोलोगे सर हवा का भी कोई पूजा करता है, अरे हवा का पूजा नहीं करेगा, विंड एनर्जी ले लो, क्या है? विंड एनर्जी। और अब पहले क्या है, अब तो इंग्लिश वर्ड है ना विंड, हिंदी में हवा बोलते हैं, ठीक है। तो अब इसका भी एक देवता है, पवन देव। बहुत लोग बोलते हैं पवन देव कौन है? अरे ये कलेक्टिवली एक साथ इसको एक मैनेजमेंट जो देख रहा है। अब नेचर में हम लोग जिसको नहीं देख पाए, तो हवा का जो मैनेजमेंट देख रहा, प्रकृति में एक अंश होगा जो इसका मैनेजमेंट देख रहा। तो अल्टीमेट हवा जब बहता है तो हवा से इलेक्ट्रिसिटी भी बना सकते हैं, सबको पता है। तो विंड एनर्जी जानते हो होता है, बोलेगा ये तो पानी का भी पूजा करता है। अरे पानी का पूजा नहीं होगा, वाटर, ये जो पानी है ना वो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी इसी से बनता है। पहाड़ से पानी गिरता है ना तो आप टरबाइन लगा के और टरबाइन घुमा के इलेक्ट्रिसिटी हम लोग बना लेते हैं। पानी गिरता है, टरबाइन घूमता है और इलेक्ट्रिसिटी बनता है। तो ये वाटर जब फ्लो होता है ना तो इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी रहता है। तो वाटर के अंदर भी एनर्जी है, तो हम इसका भी पूजा करेंगे। जहां एनर्जी, तुम एनर्जी का पूजा करो। तुम जिसके वजह से जिंदा हो, तुम्हें जिसकी वजह से लाइफ मिला, तो क्या उसका पूजा नहीं करोगे? और कर लिए तो क्या बिगड़ जाएगा? आजकल जितना मॉडर्न है ना, जेल लगा के खड़ा कर लेता है चुल सब, बोलता हम बहुत जानते हैं इसे। अरे जानते तुम कुछ नहीं है, तुम्हें पता है तुम कैसे चल रहे हो, इसी एनर्जी के बदौलत तुम चल रहे हो। जिस दिन ये एनर्जी खत्म हो जाएगा ना, सब वो चुड़की खड़ा करना बंद हो जाएगा। इसलिए बाबू एनर्जी का महत्व समझो। हर एक चीज के पीछे साइंटिफिक कारण है, उस कारण को जानो, मानो, समझो, तब तुम्हें चीजें समझ में आएगी, नहीं तो बेवकूफ बनेगा। तो हम बोल दिए ना, देखो ये पत्थर है, सब बोलता पत्थर का पूजा कहाँ करें, क्यों करें? क्योंकि पत्थर किस चीज से बना है? एटम से बना है, और एटम के अंदर एनर्जी होता है। तो हम मान लिए कि भगवान कृष्ण ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब कुछ समझा दिया है। तो जो गीता पढ़ते हैं ना, उनको सब सारा क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है, सब कुछ समझ जाते हैं। तो इसीलिए एक बार गीता का बुक जरूर पढ़ो। अगर तुम्हें लगता है कि हम गीता का प्रमोशन कर रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं, मत पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। तुमको लगता है तुम जो पढ़ रहे हो समझ रहे हो वही सही है तो वही समझो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मेरा बताने का काम है। मैं जब पढ़ा, मैं समझा, मैं चीजों को कंपेयर किया तो मुझे ये समझ में आया कि नहीं, जो चीजें बताई गई हैं, अरे गीता का बुक आज से कितने सालों पहले लिखा गया होगा, सोचो। कोई अगर एक आदमी का सोच है तो कितना डीप सोच है,
अगर हम बात करें, अगर ये कई हजार साल पुराना ये सारी चीजें हैं, तो उस समय लोग उस तरह से सोचते थे, तो गजब का बात है, समझना पड़ेगा। तो ये रहा हमारा ऊर्जा का महत्व। फिजिक्स में ऊर्जा को सिंपल भाषा में, फिजिक्स में सिंपल भाषा में ऊर्जा को कैसे डिफाइन किया है, एनर्जी को कैसे डिफाइन किया है। हम तुम लोग को एनर्जी का महत्व बोले कि एनर्जी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसको अच्छा से जो जान लिया सब कुछ जान लिया। ये एनर्जी जो है ना, इसको हिंदी में ऊर्जा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऊर्जा। और फिजिक्स में इसको कैसे डिफाइन करते हैं? कैपेसिटी टू डू वर्क, कैपेसिटी टू डू वर्क, सिंपल भाषा में समझ में आया। कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। अच्छा, इसका यूनिट वगैरह भी होता है फिजिक्स में। यूनिट क्या होता है? जूल लिख सकते हैं हम लोग। क्या लिख सकते हैं? जूल। तो देखो ये कैपेसिटी टू एनर्जी का यूनिट क्या हो गया यहाँ पे? जूल। ठीक है, अब देखो हम अगर बात करेंगे जूल और छोटा यूनिट और बड़ा यूनिट का है, कहानी भी होता है, कैलोरी भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखो एक चीज हम तुम लोग को सिंपल भाषा में समझाने का कोशिश करते हैं कि जब तुम चावल या दाल खाएगा ना, चावल खा रहे हो, तो देखो यहाँ एक रेशियो तुमको बता रहा हूं। 1 ग्राम चावल खाओगे ना तो कितना एनर्जी मिलेगा? 4.2। ठीक है, कैलोरी एनर्जी, Cl। ठीक है, 4.2 कैलोरी एनर्जी मिलता है। और तुम 1 ग्राम ऑयल खाएगा ना तो 9.2 एनर्जी तुमको मिलेगा, कैलोरी। तो देखो इसीलिए तेल क्या है, एक साथ में ज्यादा एनर्जी दे देता है और कार्बोहाइड्रेट थोड़ा कम देता है। तो इसीलिए तेल वाला चीज थोड़ा ही खाओगे ना तो पेट भर जाता है और जैसे अजीब सा ये होने लगता है। तो क्या ना, हर चीज का एक लिमिट है ना। तुम्हारा भी एनर्जी लेने का कैपेसिटी है, तो उसी तरह से अगर ओवर एनर्जी ले लोगे तो क्या होगा? जमा हो जाएगा, जो दिक्कत करेगा, फैट के रूप में जमा रहता है। तो मोटाते जाओगे। मजदूर लोग को देखते हो, मेहनत करते हैं, काम करते हैं, जो खाते हैं उसको खत्म कर देते हैं। ऐसा माना जाता है कि एक दिन में एक एडल्ट मैन 3000 अप्रॉक्स कैलोरी खपत करता है। मेहनती लोग, वो जो सोया है वो तो हजारों कैलोरी खत्म नहीं करेगा। जो मेहनत करता है ना, जैसे मजदूरी करता है, रिक्शा चला रहा है, दौड़ रहा है, काम कर रहा है, मेहनत वाला काम कर रहा है, जैसे अभी बोलेगी ना, अब मम्मी से जाके पूछोगे, बोला हम तो दिन भर काम करते हैं तब भी मोटे हैं। काम माने क्या? किचन में से खाना चलाने को काम नहीं बोलते हैं, खाली हाथ चल रहा है। शरीर चलाओ, शरीर, तब एनर्जी खत्म होगा। मजदूर लोग से जाओ, देखो दिन भर पसीना में मेहनत कर रहा है तो वो 3000 खपत करता है। देखते हो 6 पैक बिना जिम के बन जाता है लोगों का। मेहनत करता है, एनर्जी खपत है, रोज इतना कैलोरी खत्म कर दो, देखो 6 पैक बन जाता है कि नहीं। तो खा तुम उतना ही रहे हो जितना खाता है और सो रहे हो, तो क्या होगा? ये कैलोरी क्या होगा? फैट के रूप में जमा होगा और मोटा होते जाओगे। अब बोलेगा कि कल से खाना ही छोड़ देंगे, खाना छोड़ देगा तो कमजोर हो जाएगा, तब भी दिक्कत है। इसलिए 100 बात का अगर हम एक बात करेंगे तो एनर्जी का यहाँ पर महत्व समझ में आ रहा है। बिना ऊर्जा का काम नहीं कर सकते, और ज्यादा ऊर्जा लेके काम नहीं करोगे तो क्या होगा? जमा होने लगेगा और फैट बढ़ने लगेगा। तो 100 बात का एक बात, मेहनत करो। अब बहुत जन क्या करता है ना कि क्या मेहनत करे सर, मेरा तो ऑफिस का काम है। तो मेहनत नहीं करता है तो सुबह 1 घंटा दौड़ तो सकता है ना, 1 घंटा दौड़ो। अब वो भी नहीं कर सकता है तो हमको मालूम है नहीं करेगा, तो थोड़ा जिम वगैरह में चले जाओ। हेवी लोहा नहीं उठाना है, हल्का फुल्का एकदम थोड़ा 1.5-2 घंटा एक्सरसाइज कर लो सुबह मॉर्निंग में। उसके बाद घर आओ, फ्रेश वगैरह होकर फिर ऑफिस जाओ, क्या दिक्कत है? तो 100 बात का एक बात, आपको क्या करना है? कैलोरी खपत करना, ऊर्जा खपत करना है, एनर्जी लो छोड़ो, ऐसे ही जीवन चलते रहता है। आज के क्लास में ऊर्जा का महत्व हम बताएं और गीता का भी महत्व बता दें। गीता आप जरूर पढ़ें, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। मैं थोड़ा बहुत पढ़ के मुझे लगा कि हाँ आप लोगों को बताना चाहिए कि गीता में जो बातों में तो एक बात बोला, उसमें हजारों ऐसा बात बोला गया है। मैं एक एग्जाम्पल दिया, भगवान कृष्ण ने बोला है कि मैं हर जगह हूँ, माने ऊर्जा हर जगह है और ऊर्जा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। तो बस आज का क्लास हम लोग यहीं तक रहते हैं, यहीं तक आज का क्लास खत्म करते हैं। तो बच्चों अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे और फिर एक नया टॉपिक पे बात होगा। पढ़ाई के साथ साथ पढ़ाई का आम जीवन के साथ संपर्क क्या है उसे हम लोग जरूर जानने का कोशिश करेंगे। तो धन्यवाद, आज का क्लास यहीं स्टॉप करते हैं।